हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। कल हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने सीसैट के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिनमें आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन हमने ऐसे कल देखे थे, 15 क्वेश्चन ऐसे आज देखेंगे। कुल मिला के 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। दीज 25 क्वेश्चंस मीन 67.5 मार्क्स। आप सीसैट की कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं बिना क्वांट को छुए हुए, बिना फॉर्मूले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए और बिना बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाए। तो लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको काफ़ी गारंटी रहेगी कि आपका आंसर सही है और बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 67.5 तो हमने यही बना दिए। इसके बियॉन्ड और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सीसैट क्वालिफाई करने के लिए। तो देखते हैं आज के 15 सवाल। तो सबसे पहले तो कल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी थी। इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे इस वीडियो के एंड में। आज के 15 ऐसे सवाल देखते हैं जिनमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है और आज के 15 सवाल कल से भी ज़्यादा आसान 15 सवाल हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि आपके सामने मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स में जो ट्रेंड है वो रो वाइज चलता है, यानी कि इस दिशा में, राइट। तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है। तो 7 + 3 से 10 बन रहा है, ठीक है। अभी तक तो यही लग रहा है, कंफर्म कर लेते हैं क्या ये सेकंड रो में वैलिड है। 3 है, 6 है और यहाँ पे 9 बन रहा है। 3 + 6 = 9। तो ट्रेंड आपका वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 + 3 से 13 बनता है, तो यहाँ पे आपका आ गया 3। अब ए, बी और सी में क्या आएगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे सी आ रहा है। डिफरेंट अल्फ़ाबेट आ रहा है। कंफर्म करते हैं इस ट्रेंड को। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो ट्रेंड कंफर्म हो गया। तो नीचे ए और सी आ गया है, यहाँ पे हमारे पास आएगा बी। तो आंसर है 3B, यानी कि सी। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर सॉल्व। 30 सेकंड लगे, कोई फॉर्मूला नहीं, बहुत बेसिक लॉजिक, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2। आपने लॉजिक आइडेंटिफाई करना है और सीक्वेंस 2 में सी की वैल्यू बतानी है कि क्या है। देखते हैं क्या है। 8 से 4, 4 से 6। तो 8 से जब हम 4 जाते हैं तो क्या करते हैं, हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 से जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको एरो रखो यहाँ पे, 8 से 4 गए, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। 4 से हम 6 गए तो 3/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1.5 गुना हो गया 1.5, ये 0.5 टाइम्स हो गया। 6 से हम 15 गए तो हम इंटू 2.5 किया हमने, राइट। 15 to 52.5 जब हम करते हैं तो क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। तो 52.5 डिवाइड बाय 15 = 3.5। तो पहले हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 1.5 से किया, फिर हमने 2.5 से किया, फिर 3.5 से किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने यहीं तक जाना है, सी और डी, क्योंकि हमने सी की ही वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो लॉजिक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ गया। 8 से 4, 4 से 6, 6 से 15, 15 से 52.5, लॉजिक हमारा आइडेंटिफाई हो गया। सी बताना है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट 5 दिया हुआ है। तो 5 से ए तक जाने का रास्ता क्या है, 0.5 का, यानी कि ए आपके पास आ गया 2.5। अब 2.5 से आपने बी तक जाना है, तो क्या है रास्ता, 1.5 से मल्टीप्लाई करने का। 2.5 × 1.5 जब हम करते हैं तो आंसर आ जाता है 3.75। तो आपका बी आ गया 3.75। अब 3.75 से आपने सी तक जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से। 3.75 × 2.5। अब ऑप्शंस देखते हैं। 2.5 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 × 2 6 होता है। 32 भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा है। तो 3.75 × 2.5 आपका है 9.375। बिना कैलकुलेशन के आपका क्वेश्चन आ गया। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की डिमांड समझी, थोड़ा सा लॉजिक लगाया और सवाल आ गया। करेक्ट ऑप्शन है आपकी सी।
अगेन इसमें हमें 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, आपके साथ साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लंबा लग रहा है, देखते हैं। अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम प्लेस बी सेट आउट एट द सेम टाइम। तो ये है प्लेस ए, ये है आपकी प्लेस बी। अब यहाँ से x निकल गया और यहाँ से y निकल गया। दोनों जगहें कितनी दूर हैं? 15 किलोमीटर दूर हैं। टोटल जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर। अब x की जो है यूनिफॉर्म स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और y की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो पहले 1 है, फिर 1.25 है, फिर 1.5 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कर दिया। मतलब थोड़ी थोड़ी वो बढ़ा रहा है, 0.25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है। तो 1 घंटे बाद देखते हैं, x ने तय किया 1.5 किलोमीटर्स और y ने कितना तय किया? 1 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड आवर के बाद इसने फिर से 1.5 किया, इसने 1.25 किलोमीटर कर लिया। थर्ड बाद 1.5 किलोमीटर, इसने 1.5 किलोमीटर, बराबर हो गए। इधर फिर से 1.5 किलोमीटर, इधर 1.75 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे आ गए हैं 1.5 इंटू 4 6 पे आ गए हैं, और यहाँ पे 1.75 और 1.25 आ गए 3 और 1 4, 4 और 1.5 5.5 पे आ गए हैं। 11.5 किलोमीटर हमारा कवर हो गया है पूरा, अभी भी नहीं हुआ है पूरा क्योंकि 15 है। नेक्स्ट में इसने कितना किया? 1.5 किलोमीटर, इसने किया 2 किलोमीटर। अब 3.5 किलोमीटर जो बचा था वो पूरा हो गया, तो मतलब 15 किलोमीटर पूरा हो गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दे टेक 5 आवर्स टू मीट। जी हाँ, 1 2 3 4 और 5 घंटे x ने ट्रैवल किया, 5 घंटे y ने किया, 5 आवर्स लगे, वो मिल गए। 7.5 किलोमीटर x ने किया, 7.5 y ने किया, 15 पूरे हो गए। दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, बिल्कुल ठीक। x ने भी 7.5 किए हैं यूनिफॉर्म स्पीड पे, y ने स्पीड बढ़ाते रहे पर 7.5 किलोमीटर किए, तो मिड पॉइंट पे मिले। 7.5 किलोमीटर इन्होंने कवर किया, 7.5 किलोमीटर इन्होंने कवर किया, मिड पॉइंट पे मिल गए और 5 घंटे बाद मिले। दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, तो बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। अगेन आपके साथ सॉल्व किया है, 90 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगे हैं हमें ये सॉल्व करने में, और आपका क्वेश्चन 100% श्योर है कि ये सही है। 2.5 मार्क्स इन द बैग है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर, 6 पेपर दिए, मैक्सिमम मार्क्स सबके बराबर थे। 100 मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, राइट। 100 मैक्सिमम मार्क्स मान लो आप। अब उसके मार्क्स आए इन द रेशो 5:6:7:8:9:10। अब कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे 50 60 70 मान के चल लें कि इतने मार्क्स आए थे जी। ऑल्दो इतने मार्क्स नहीं है, इस रेशो में मार्क्स हैं, जो मार्क्स हैं वो कुछ भी हो सकता है, राइट। पर कन्वीनियंस के लिए हम मान लेते हैं कि 100 में से ये मार्क्स आ गए। अब ओवरऑल उसका स्कोर आया स्टूडेंट का 60%, ठीक है। अगर मार्क्स ये रहे होते 50 60 70 80 90 100, तो परसेंटेज क्या बनती है वो देख लेते हैं। 50 + 60 110, 70 180, 260, 350, 450, तो 450 बन गए 600 में से हमारी अजम्पशन के बेसिस पे, तो 75% मार्क्स बन गए, ठीक है। 75% मार्क्स बन गए, बट एक्चुअली तो स्टूडेंट के 60% आए हैं, तो 75% आए हैं हमारी अजम्पशन के बेसिस पे, लेकिन एक्चुअल 60% है। तो 75% को 60% पे लेके जाना हो तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। सिमिलरली आपने अब सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। 50 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया 40, 60 को 0.8 से किया 48, 70 को किया 56, 80 को किया 64, 90 को किया 72, 100 को किया 80। ये मार्क्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अब ये मार्क्स हैं, इन 3 में लेस देन 60% है। क्यों? क्योंकि हमारे 100 मैक्सिमम मार्क्स की हमने एजम्पशन रखी थी, तो 3 में 60 से कम है, 3 में 60 से ज़्यादा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। बहुत सिंपल है। इसमें थोड़ी सी आपकी रेशो की
अंडरस्टैंडिंग लगी है, बट एज सच फॉर्मूला कोई नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी एक क्लास 7, 8, 9 वाली जो अंडरस्टैंडिंग रहती है रेशो की, वो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स 80 आर इंडियंस एंड द रेस्ट आर फॉरेनर्स। ये हो गए इंडियंस, ये हो गए फॉरेनर्स, ठीक है। 70 पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। 120 में से 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं एंड बाकी 50 लोग जो हैं इंग्लिश बोल नहीं सकते, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, अब ये तो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। 20 है पता नहीं, 30 है पता नहीं, 30 और लेस, 30 और मोर कोशिश करते हैं जानने की। अब 70 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 80 लोग इंडियन हैं, तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, फॉरेनर्स के तरीके से देखते हैं। 70 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 40 लोग फॉरेनर्स हैं। मान के चलो कि सारे के सारे फॉरेनर्स जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो 70 में से 40 तो यही निकल गए, बचे कितने पीछे? 30। तो कम से कम 30 इंडियंस ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपके मान लो फॉरेनर्स 40 की जगह पे 30 ऐसे हुए जो इंग्लिश बोलते हुए, तो इंडियंस कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपके नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश विल बी ईदर 30 और मोर देन 30। क्या ये लेस देन 30 हो सकता है? वो देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेनर्स जो इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हो सकते हैं? 40। टोटल इंग्लिश स्पीकर्स है 70, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स कितने हुए? 30। कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जो इंडियंस हैं और जो इंग्लिश बोलते हैं। तो 30 और लेस नहीं हो सकता, 30 और मोर हो सकता है। आपका करेक्ट आंसर है डी। इसमें आप देख सकते हैं कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल लॉजिक है, बट क्वेश्चन को बहुत तरीके से पढ़ना है, समझना है और अप्रोच करना है। आपकी जो क्वेश्चन को पढ़ के समझने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, दैट हैज़ टू बी रियली गुड, और उसके लिए आपको बिल्कुल फोकस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है और अप्रोच करना है। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी। ए एंड बी 2 क्लास हैं। ए में 25 स्टूडेंट्स हैं, बी में 30 स्टूडेंट्स हैं। इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोएस्ट स्कोर इज 17, ठीक है। इन क्लास बी हाईएस्ट स्कोर है 30, लोएस्ट स्कोर है 22। 4 स्टूडेंट को शिफ्ट किया गया है क्लास ए से क्लास बी में। 4 स्टूडेंट हमने भेजे हैं क्लास ए से क्लास बी में। क्वेश्चन क्या पूछता है? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। अब ए में से कौन से स्टूडेंट जा रहे हैं क्या हमें पता है? हमें नहीं पता। हो सकता है 4 ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका स्कोर 17 हो सकता है 4 ऐसे स्टूडेंट हो जिनका स्कोर 21 हो सकता है 4 ऐसे स्टूडेंट हो जिनका स्कोर 17 और 21 के बीच में कहीं हो। तो अज्यूम करके देखते हैं, मान लो चारों स्टूडेंट वो जा रहे हैं जिनका स्कोर 21 है। अब वो बी में जा रहे हैं 21 स्कोर लेके। अब बी का तो लोएस्ट स्कोर ही 22 है, हाईएस्ट 30 है, तो एवरेज इन दोनों में कहीं पे रहेगी, 22 और 30 के बीच में कहीं पे एवरेज होगी, लो और हाई के बीच में। अगर उस क्लास में आप 4 ऐसे स्टूडेंट्स भेज दें जिनका स्कोर 21 है, तो बी की तो एवरेज पक्का ही डिप करेगी, क्योंकि बी के लोएस्ट से भी लो स्कोर है ए के टॉपर का, ठीक है। डेफिनेटली डिक्रीज, यस, पहली तो सही हो गई। दूसरी, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब अगर तो ए से 4 ऐसे स्टूडेंट जा रहे हैं जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द क्लास हैं, जो 17 मार्क्स वाले हैं, तो क्लास की एवरेज बेटर हो जाएगी कि 4 नालायक बच्चे चले गए, अब एवरेज उठ गई है ऊपर। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने 4 हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे भेज दिए, तो आपकी जो क्लास एवरेज है वो नीचे आ जाएगी। तो ए के बारे में हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली। 2 के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है बड़े, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है सेम रहे, कि अगर एवरेज स्कोर वाले ही बच्चे भेजे जाएं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपकी 1 ओनली, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। देख सकते हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक लगाया। एवरेजेस की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सिंपल लॉजिक लगा है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा। ठीक है, प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। तो प्रिया जो है 31st फ्रॉम द बॉटम है। ये बॉटम का 1 है, ये बॉटम का 30th है। प्रिया 31st है, सीमा उनसे प्रिया सीमा से 4 रैंक नीचे हैं। तो प्रिया अगर 31st है तो सीमा 35th होंगी फ्रॉम द बॉटम। प्रिया 4 रैंक नीचे है, मतलब अगर क्लास में सीमा का रैंक मान लीजिए कि 10वां है तो प्रिया का रैंक 14th है, पर हमें नीचे से ऑर्डर दिया गया है। तो प्रिया अगर 31st है फ्रॉम द बॉटम तो सीमा 35th होंगी फ्रॉम द बॉटम। तो यहां पे 32nd है कोई, 33rd है कोई, 34th है कोई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या कहती है। ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा। तो ईना यहां पे आ गई, यहां पे कोई आ गया, यहां पे सीमा आ गई। तो मान लीजिए सीमा का रैंक जैसे हमने सोचा था कि 10वां है क्लास में, तो ईना का रैंक 8th हो गया। ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा। अबव और बिलो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम। तो ईना 2 रैंक्स अबव सीमा है एंड 37th फ्रॉम द बॉटम है, यानी कि सीमा 35th फ्रॉम द बॉटम हो गई, 36th, 37th, राइट, एंड बाकी सारी क्लास नीचे है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हमें कहता है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। क्लास में 40 बच्चे हैं तो सीमा का रैंक टॉप से कितना हुआ। तो टॉप से सीमा बॉटम से 35th है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 40th, 39th, 38th, 37th, 36th एंड देन 35th पे सीमा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th पे सीमा है टॉप से। हमें पता चल गया स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 2 के हिसाब से देखते हैं। 40th तक है हमारे पास रैंक्स, 40th वाला फर्स्ट, देन सेकंड, देन 39, 38, देन थर्ड, देन ईना 4th, देन कोई बीच में 5th, देन सीमा 6th। हमें स्टेटमेंट 2 से भी पता चल गया कि सीमा 6th है। तो आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक। आपने मैनुअली चार्ट बनाया, 1.5 से 2 मिनट लगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2.5 मार्क्स इन द बैग, 2.5 नंबर आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी, ई एंड एफ। ए, बी, ई और एफ से इंडिविजुअली हैवी है, डी भी बी, ई और एफ से इंडिविजुअली हैवी है। ये हमारी है स्टेटमेंट 1। बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट। अब ए और डी इन तीनों से तो हैवी हैं, पर इन पूरे ग्रुप में से हैवीएस्ट ना ए है ना डी है। चलो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी। तो सी ए डी की हमारे पास इक्वेशन आ गई। हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए, बी, सी, डी एंड ई। ए, बी, सी, डी एंड ई में से हैवीएस्ट कौन है। तो हमें पता है कि ई तो डी से हल्का है, हमें पता है बी भी ए और डी से हल्का है स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे। स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे हमें पता है कि ए डी से हैवी है, सॉरी ये यहां पे ए डी से हैवी है तो डी नहीं हो सकता, सी ए से हैवी है तो ए नहीं हो सकता। तो हमारे पास आ गया दोनों स्टेटमेंट को यूज करके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं कि सी सबसे हैवीएस्ट है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, विच इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी एंड ई। हमने कैलकुलेट कर लिया कि सी है। हमने दोनों स्टेटमेंट यूज करी हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। हमारी तरफ से स्टेटमेंट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब इसमें एक कैच है, अगर आप सी ऑप्शन मार्क करके आए हैं तो आप गलत नहीं हैं, आप ठीक हैं, आपने सही कैलकुलेट किया। पर यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसने कहा है कि सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। डी उन्होंने क्यों करेक्ट कहा होगा, प्रोबेबली क्वेश्चन 1 में कहीं पे सी की बात नहीं है और स्टेटमेंट 1 में,
और स्टेटमेंट 2 में डी ई और एफ की बात नहीं है। और एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन है वो ग्रुप को छोटा कर देता है, वो सिर्फ ए बी सी डी और ई की बात करता है, एफ की बात ही नहीं करता, जबकि स्टेटमेंट 1 में एफ के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आंसर की बनाते हुए उन्होंने ये सोचा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ना रह गया हो कि एफ कहां गया, तो इस वजह से उन्होंने इस क्वेश्चन को ये कहा है कि चाहे आप सी करके आए चाहे आप डी करके आए, आपको इसके पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। बट अगर हम बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाएं, सिंपल अप्रोच लगाएं, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। चाहे उन्होंने एफ को गायब कर दिया है, बट पेपर में आप इतना अज्यूम नहीं कर सकते कि अरे एफ कहाँ गया, कि ये तो क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ेगा यूपीएससी को। नहीं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से आपका आंसर आ रहा है उस आंसर को मार्क करके आओ, दैट इज द सेफेस्ट चॉइस टू गो विद, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ए बी सी डी की जगह पे डी सी बी और ए, एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ए बी सी डी ए। अब नेक्स्ट क्या बचते हैं, ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच, अगले 4 भी ऐसे ही आई जे के एल, देन अगले 4 एम एन ओ पी, देन क्यू आर एस टी। इतना देखते हैं, चलो आगे भी कर ही लेते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स एंड देन वाई एंड जेड, क्योंकि वो आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं। अब उन्होंने पूछा है विच विल बी दी 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर। तो 4 लेटर्स ये, 8 लेटर्स, 12 लेटर्स ये हो गए, 13th लेटर आपका है पी। अब 4 टू द राइट ऑफ पी, 1 2 3 और 4, तो टी इज 4th टू द राइट ऑफ द 13th लेटर। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी आ गई टी, यानी कि ऑप्शन बी। कोई फॉर्मूला नहीं, 30 सेकेंड लगे और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कितना सिंपल सवाल है आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। अब उन्होंने रन्स स्कोर्ड दिया है, बॉल्स दिया है फर्स्ट इनिंग्स का, देन रन्स स्कोर्ड, देन बॉल्स फेस्ड। हमने क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। फास्टेस्ट रन स्कोरर, फास्टेस्ट रन स्कोरर कौन होगा, रन्स अपॉन बॉल्स। इसको क्रिकेट में हम स्ट्राइक रेट कहते हैं, कि जिसने सबसे ज़्यादा तेज रन बनाए, जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं। देखते हैं किसने बनाए, ए ने रन बनाए 61, देन 14, तो 61 + 14 उसने रन बनाए 75। बॉल्स कितनी ली, 99 और 76। इसको अगर हम 100 कर दें, एक बढ़ा दें, तो यहाँ से एक कम कर देंगे, तो 75/175 आ गया। ठीक है, पहला। देन दूसरा 5 रन और 50 रन, तो 55 रन बनाए, कितनी बॉल्स, 12 और 85, ये हो गई 97। तीसरा 15 रन और 20 रन, यानी कि 35, कितनी बॉल्स, 75 और 50, 125। देन 13 और 12, 25 अपॉन बॉल्स 55 और 50, 105, राइट। अब 25/105 तो बहुत छोटा है, ये 1/4 के आसपास कहीं आ रही है। 35/125 भी बहुत ही छोटा है, टाइम बिंग आप इसको भी इग्नोर कर दो। 55/97 आपको क्या लग रहा है, अगर हम 97 को 100 कर दें तो 55% हो गई उसकी स्ट्राइक रेट, 55 हो गई स्ट्राइक रेट। तो क्योंकि 97 100 से कम है तो इसकी 55 से जस्ट अबव होगी। इतना ही करते हैं, डिटेल कैलकुलेशन नहीं करते। 75/175 कितना है ये देख लेते हैं। तो 25 × 3, 25 × 7, ये आपका आ गया 3/7। 3/7 क्या होता है, 3/7 होता है लगभग 43%। ये 43% है, ये 25% है। ये भी देख लेते हैं, 5 × 7, 5 × 25, तो 7/25 आ गया आपका 28%। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका ऑप्शन है बी करेक्ट। तो बी ने सबसे ज्यादा तेज रन बनाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टन विलेज हैव देयर ओन हाउस। मान लीजिए एक विलेज में 100 लोग हैं,
100 पीपल, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है 1/5 ऑफ द विलेजर्स हाफ ऑफ द विलेजर्स हैव देयर ओन हाउस। तो यहां पे ओन हाउस वाले आ गए, कितने? 50 लोग। देन 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, तो यहां पे 20 लोग आ गए जो पैडी कल्टिवेट करते हैं, हाउस पैडी। देन 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, ये आ गए 33। देन 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर द एज ऑफ 25, तो ये 80 विलेजर्स हो गए जो लेस देन 25 ईयर्स हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। तो ओन हाउस वाले कितने हैं? 50। लिटरेट कितने हैं? 33। अब ये पॉसिबिलिटी तो है ही ना कि ओन हाउस वाले 50 इस तरफ आ जाएं और लिटरेट वाले जो 33 हैं वो यहां पे आ जाएं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गए दोनों। तो कि ऐसे 33 लिटरेट लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, तो ऑल विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट, ये तो नहीं हो सकता, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। हो सकता है पर गारंटी नहीं है। देन सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। अंडर 25 ईयर्स ऑफ विलेजर्स कितने हैं? 80। लिटरेट कितने हैं? 33। तो 25 साल की उम्र से ज्यादा वाले कितने हैं? सिर्फ 20। अब हो सकता है कि ये 20 के 20 लिटरेट हैं, पर फिर भी 13 तो ऐसे लोग बचेंगे ना जो अंडर 25 ईयर्स हैं और लिटरेट हैं। तो देयर आर एटलीस्ट सम विलेजर्स हु आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज एंड आर लिटरेट। तो ये अपना यस आ गया। आगे की स्टेटमेंट्स देखते हैं। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। तो पैडी कल्टिवेट करने वाले 20 हैं, लिटरेट 30 हैं। कोई गारंटी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं कि ये जो 33 लिटरेट हैं हो सकता है वो पैडी कल्टिवेटर्स में हो ही नहीं, क्योंकि पैडी कल्टिवेटर्स 20 हैं, लिटरेट 33 हैं। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं कि लिटरेट यहां पे है स्पेक्ट्रम के, पैडी यहां पे है, तो ये भी नहीं। नो विलेजर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस। तो अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज वाले 80 विलेजर्स हैं और ओन हाउस वाले 50 हैं। तो अगर हम दोनों को टोटल कर दें तो 130 आ गया। मतलब दोनों का कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन तो होगा ही होगा ना, कि देयर विल एटलीस्ट बी सम पीपल हु विल बी अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज एंड हैव देयर ओन हाउस। कि मान लो ये जो 20 लोग हैं जो 25 साल से बड़े हैं, इनके पास सबके पास अपना घर है। मान लीजिए अभी भी 30 ऐसे लोग बचे जिनके पास अपना घर है, तो दे विल बी अंडर द एज ऑफ 25। यस, सो नो विलेजर अंडर 25 वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कम से कम कुछ लोग तो हैं जिनके पास अपना घर है। तो आपकी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन गई। लॉजिक लगाया हमने इस क्वेश्चन में, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47वां क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, क्या कहती है? द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेडनेसडे। ठीक है जी, फर्स्ट डे, लास्ट डे। अब लास्ट डे 28th डे है कि 29th डे है कि 30th डे है कि 31st डे है, ये हमें नहीं पता, बस ये पता है कि ये वेडनेसडे है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी? सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। तो फर्स्ट डे, थर्ड डे, 10th डे, 17th डे। तो 17th डे क्या है? थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ है, राइट? तो 17 से पहले 10th रहा होगा सैटरडे, उसके पहले थर्ड रहा होगा सैटरडे। अब हमने कैलकुलेट करना है, क्या करना है? कैलकुलेट व्हाट डे इज द 14th डे ऑफ द गिवन मंथ। तो यहां पे तो 14th डे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें वेडनेसडे जरूर पता है, पर वेडनेसडे ये नहीं पता कि 28th को फॉल कर रहा है, 29th को कर रहा है, 30th को कर रहा है, 31st को कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 से तो सर नहीं पता चल रहा। 2 से देखते हैं, हमें क्या पता करना है? 14th डे क्या है? हमें 10th डे पता है, 11th डे क्या हो जाएगा? संडे, 12th डे क्या हो जाएगा? मंडे, 13th डे क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, 14th डे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो हम पता कर पा रहे हैं, कि 14th डे जो है वो वेडनेसडे है, राइट? 14th डे वेडनेसडे हमें पता चल गया, तो स्टेटमेंट 2 हमारी सफिशिएंट हो गई। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।
करेक्ट ऑप्शन है आपकी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी आपका आंसर आ गया, 2.5 नंबर गेन किए, आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन है 50th, एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है सीक्वेंस में। तो 2 से 7 हुआ है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो 3.5 है, एडिशन देखें तो +5 है। देन 7 से 22 गया है, एडिशन देखें तो +15 है, मल्टीप्लिकेशन देखें तो कोई ऐसा डेफिनेट नहीं आ रहा। 22 से 67 गया है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? 45। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कोई ऐसा बन नहीं रहा। 67 से 202 देखें तो माइनस ही कर रहे हैं अभी तक, 202 माइनस 67 किया तो 135 आ गया, प्लस 135 हुआ। अब हमें क्या दिख रहा है? हमें यह दिख रहा है कि जो डिफरेंसेस हैं नंबर्स के बीच में वो एक सीक्वेंस में है। क्या सीक्वेंस है? पहले 5 है, पहले 5 ऐड हुए, फिर 15 ऐड हुए, फिर 45 ऐड हुए, फिर 135 ऐड हुए। तो 5 से 15 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3, 15 से 45 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3, 45 से 135 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि अगला नंबर क्या होगा। तो अगला यहाँ पे 202 से हम जिस भी x तक जाएंगे वो कुछ प्लस a होगा। तो वो a तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो a होगा 135 का भी मल्टीप्लाई बाय 3। 135 का मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया? 405। तो ये नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 202 प्लस a आ गया 405। 202 और 405 को ऐड किया तो आ गया आपका नंबर 607। तो आपका x क्या आ गया? 607। अगेन कोई भी फॉर्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक, 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा आपने फोकस के साथ अप्लाई करना है लॉजिक को, एक्टिव रह के पेपर देना है। अगर आप स्लो हो जाओगे तो पेपर ऐसा लगता है कि सूझ ही नहीं रहा है, दिमाग में जवाब ही नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक्टिव रह के पेपर सॉल्व करना है और कम से कम आप 50-60 मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और डेटा के जो बेसिक से सवाल आते हैं उन्हीं में से गेन कर पाएंगे। क्वांट और जो वर्बल के जो मार्क्स हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के, वो तो ओवर एंड अबव हैं। इसी लॉजिक को क्रैक करते करते 50-60 तक आप पहुंच जाएंगे। हमने 10 क्वेश्चन कल किए थे, 15 हमने आज कर लिए हैं, अभी भी हम 50th क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी ही सॉल्व कर चुके हैं 50 में से बिना किसी फॉर्मूला के। अब खत्म करने से पहले आपको फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट में प्रेजेंट किया था वो दिखा देते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था। थोड़ी सी इसमें से गलती रह गई थी, इसको देखते हैं। अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। तो 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई वुमेन। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। तो मैंने गलती से ये बना दिया था, ये नहीं है, देखिए गलती हो गई। पढ़ मैं साउथ रहा था, बना उसको राइट दिया, तो साउथ में आ गई, तो वो 6 किलोमीटर साउथ इस तरफ आ गई, राइट। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ आ गई, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। अब ये 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट आ गई है। अब ये पॉइंट इसका स्टार्टिंग वाला, अब ये पॉइंट है जो फिनिशिंग पॉइंट पे आ गई है वुमेन, यहां वाले स्टार्टिंग पॉइंट से। अब ये इनकी डायरेक्शन है, ठीक है, ये 8 है, ये 6 है। अब इसमें लॉजिक सेम ही है जो मैंने आपको कल बताया था कि 6 अगर दोनों साइड 6 होती तो 45 डिग्रीज का एंगल बन जाता। एक साइड 6 से ज़्यादा है, 8 है, तो एंगल क्या बन रहा है? 45 से कम बन रहा है। 45 से कम बन रहा है मतलब अगर हम डायरेक्शन सेंस देखें, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। अब वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गई है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गई है, यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट गई है, साउथ ऑफ ईस्ट की दोनों ऑप्शन कैंसिल। नॉर्थ ऑफ ईस्ट गई है, 45 से कम गई है, एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये आपने याद रखना है जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ये चेंज नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ कि जो भी पर्सन है जो वॉक कर रहा है वो किस दिशा में देख रहा है, किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, कहाँ से आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्शंस कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। क्या डायरेक्शन चेंज होगी? लेफ्ट और राइट वाली। अगर ये वुमेन ऊपर नॉर्थ की तरफ गई, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आ गई, राइट, अगर ये यहाँ से राइट ले ले तो ये इस डायरेक्शन में आएगी। अगर ये नॉर्थ के बाद 6 किलोमीटर साउथ आ गई, यहाँ पे आ गई, अब अगर ये राइट लेगी तो ये इस दिशा में जाएगी रादर देन हियर। तो
लेफ्ट और राइट आपकी ओरिएंटेशन से चेंज होता है, डायरेक्शन जो है वो आपकी ओरिएंटेशन से चेंज नहीं होती, अनलेस आपका क्वेश्चन ही ऐसा वर्डेड है कि यहां से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि नहीं ये कुछ घुमा रहे हैं। जनरली यूपीएससी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्शन को आप कांस्टेंट अज्यूम करके चल सकते हैं। तो ये है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कल वाला वीडियो देखा था, आपको उम्मीद करता हूं उस क्वेश्चन को लेके क्लैरिटी आ गई होगी। उस वीडियो के नीचे हम कमेंट में भी पेस्ट कर देंगे ये एक्सप्लेनेशन। तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के एंड की तरफ। आज के वीडियो में इतने ही सवाल थे, बाकी अभी और भी कुछ सवाल बन गए हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी डिमांड होगी तो कल एक उसका भी छोटा सा वीडियो लेके आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।